Assalamu alaikum students and welcome to the third lecture of grade 10 biology. I'm your biology teacher from Honors Kindergarten and Secondary School Lahore. In this video I am going to tell you about endocrine system and disorders of nervous system. एंडोक्राइन सिस्टम बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हम लोगों ने वीडियो 2 में ये चीज़ डिस्कस की है कि बॉडी के अंदर बहुत सारे काम कोऑर्डिनेशन के ज़रिए चल रहे हैं, कोऑर्डिनेटेड एक्शंस हो रहे हैं। कोऑर्डिनेटेड एक्शन करवाने के लिए बॉडी के अंदर दो तरह के सिस्टम काम कर रहे हैं, एक है नर्वस सिस्टम और दूसरा है केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम। केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम में एंडोक्राइन सिस्टम आता है। नर्वस सिस्टम में बहुत सारी नर्व इम्पल्सेस पैदा करके अपने रिस्पॉन्स की मदद से एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन करती हैं। एंडोक्राइन सिस्टम उसी काम में उनको सपोर्ट कर रहा है और उनकी मदद कर रहा है। एंडोक्राइन सिस्टम किस तरीके से मदद कर रहा है बॉडी की, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ज़रिए मदद कर रहा है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या चीज़ है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स खास तरह के सेल्स हैं जो अपना काम कर रहे हैं बाय प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंसेस। उन केमिकल सब्सटेंसेस को कहते हैं हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या काम करते हैं? हॉर्मोन्स टारगेट एरियाज तक पहुंचाए जाते हैं और वहां से रिस्पॉन्स पैदा करवाते हैं। वो टारगेट सेल्स इनके इफेक्टर्स कहलाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ साथ एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बॉडी में पाए जाते हैं, जो कि अभी हमारा मेन डिस्कशन का टॉपिक तो नहीं है, लेकिन उनका पता होना ज़रूरी है। एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या फ़र्क है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने पैदा किए हुए हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में पोर कर देते हैं, तो ब्लड पूरी बॉडी में मूव करता है, तो साथ ही साथ इनके इफेक्टर सेल्स पे भी पहुंचेगा। तो ये इफेक्टर सेल्स तक जैसे ही पहुंचते हैं तो अपना काम शुरू कर देते हैं और वहाँ से अपने रिस्पॉन्स पैदा करवाते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड अपने हार्मोन्स को इस हवाले से फैसिलिटेट करते हैं, वो ब्लड स्ट्रीम में अपने हार्मोन्स को पोर नहीं करते, बल्कि डक्ट्स के ज़रिए डायरेक्टली उनको अपने टारगेट एरियाज तक पहुँचाते हैं। तो जैसे ये डक्ट्स के ज़रिए टारगेट एरिया तक पहुंचाते हैं तो उसके नतीजे में रिस्पॉन्स पैदा होता है। इसकी कई मिसालें हैं, जैसा कि स्वेट ग्लैंड हैं और डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड की अहम मिसालें हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, गॉनेड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसकी पोजीशन बताता हूँ कि ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, हाइपोथैलेमस लिखा हुआ है। हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके दो हिस्से होते हैं, दो किनारे होते हैं। ऑरेंज में आपको जो नज़र आ रहा है वो एंटीरियर लोब है, जो ब्लू में आपको नज़र आ रहा है वो पोस्टीरियर लोब है। एक बात आपको फर्दर एक्सप्लेन कर दूं, इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका काम बहुत अहम है। ये ट्रॉफिक हार्मोन्स पैदा करता है। ट्रॉफिक हार्मोन्स क्या होते हैं? ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो पैदा होने के बाद दूसरे ग्लैंड्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो अपनी सिक्रीशंस को बढ़ाएं या कम करें। एंटीरियर लोब दो तरह के हार्मोन्स पैदा करता है, एसटीएच सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन या सोमैटोट्रॉफिन, इसका कॉमन नेम ग्रोथ हार्मोन भी है। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एसटीएच क्या काम करता है? ग्रोथ हार्मोन इसे कहते हैं कॉमनली, तो ये बॉडी की ग्रोथ में मदद करता है। ग्रोइंग एज में अगर इसकी मिकदार बढ़ जाए तो बॉडी की ग्रोथ भी बहुत तेज़ हो जाती है, और बॉडी की ग्रोथ बहुत बढ़ जाने की वजह से एक कंडीशन डेवलप होती है जिसे कहते हैं जाइगेंटिज्म। अगर ग्रोइंग एज में इसकी मिकदार एबनॉर्मली कम हो जाए तो वो कंडीशन होती है डॉर्फिज्म, यानी बॉडी छोटे कद में रह जाती है, ग्रोथ नहीं हो पाती। ग्रोथ एज के बाद अगर इसकी मिकदार बढ़े तो बॉडी का कद तो नहीं बढ़ता, लेकिन जो उसके किनारे वाले हिस्से यानी हाथ, पाँव, निचला जबड़ा, लोअर जॉ, उसमें इनलार्जमेंट होना शुरू हो जाती है, तो उस कंडीशन को कहते हैं एक्रोमेगैली। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अपने नाम से ही बता रहा है कि ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो अपने हार्मोन्स पैदा करे। एंटीरियर लोब की एक ये भी सलाहियत है कि ये बहुत सारे दूसरे ग्लैंड्स जैसा कि रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर असरअंदाज होता है। एड्रिनल ग्लैंड को भी इंस्ट्रक्ट करता है कि वो अपने हार्मोन्स की सिक्रीशन को किस तरीके से मेंटेन करे। पोस्टीरियर लोब ये दो हार्मोन्स पैदा करता है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम ये है कि अभी बच्चे की बर्थ नहीं हुई तो माँ के यूट्रस में ही है, तो बर्थ से पहले जो माँ के यूट्रस में उसकी दीवारें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसे लेबर कहते हैं, उसमें ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन पैदा करता है, अपना रोल प्ले करता है। और दूसरा ये ब्रेस्ट से निकलने वाली जो मिल्क इजैकुलेशन है उसको भी मेनटेन करता है। वैसोप्रेसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये एक काम करता है कि किडनी के अंदर ब्लड, जो किडनी के अंदर जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन है
उसको मेंटेन करता है। अगर इसकी मिकदार कम पैदा हो, नॉर्मल मिकदार से इसकी सिक्रेशन कम हो, तो जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कम होगी। तो कम होने की वजह से ज़्यादा पानी यूरिन के साथ बॉडी को छोड़ जाएगा, तो बार बार यूरिनेशन होगी। तो इस कंडीशन को कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। नेक्स्ट जब हम लोग देखते हैं तो हमारे पास एक ग्लैंड आता है जिसे कहते हैं थायराइड ग्लैंड। इसकी सबसे अहम बात यह है कि बॉडी के अंदर पाया जाने वाला, इंसान की बॉडी के अंदर पाया जाने वाला सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसकी पोजीशन है गर्दन के अंदर, लेरिंक्स से बिल्कुल नीचे। ये 2 हार्मोन्स पैदा करता है, एक थायरॉक्सिन, दूसरा कैल्सिटोनिन। थायरॉक्सिन का काम एनर्जी प्रोडक्शन में, खुराक की ऑक्सीडेशन करवा के उसके बॉन्ड्स तोड़ता है, एनर्जी पैदा होती है। अगर तो ये थायरॉक्सिन की जो मिकदार है नॉर्मल लेवल से बढ़ जाए तो खुराक ज़्यादा टूटती है, ऑक्सीडेशन ज़्यादा होती है, एनर्जी ज़्यादा बनती है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंट स्वेटिंग होती है और हाथों में कपकपाहट होती है। इस कंडीशन को कहते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म। लेकिन अगर नॉर्मल मिकदार से कम थायरॉक्सिन पैदा हो तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। और ये सारी की सारी ऑपोजिट कंडीशन हो जाती हैं, यानी खुराक की कम ऑक्सीडेशन होती है तो कम एनर्जी पैदा होती है, कम हार्ट बीट होती है, पसीना भी नहीं आता, हाथों की कपकपाहट भी नहीं होती। कैल्सिटोनिन ये दूसरा हार्मोन है जिसका काम ये है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन की मिकदार को कम करके हड्डियों में कैल्शियम आयन की डेपोजिशन को बढ़ाना। ये आपको मैंने बता दिया। डिजीज़ आपको हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास है हार्मोन पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन ये थायरॉयड ग्लैंड के बैक साइड पर पाए जाते हैं, जैसा कि डायग्राम में आपको नज़र आ रहे हैं। येलो कलर के स्पॉट्स 4 होते हैं ये टोटल। हार्मोन एक ही पैदा करते हैं, पैराथॉर्मोन नाम का। ये कैल्सिटोनिन के ऑपोजिट काम करता है, यानी हड्डियों से कैल्शियम आयन को निकाल कर ब्लड में उसकी डेपोजिशन करता है। अगर इसकी मिकदार ज़्यादा हो जाए तो हड्डियों में कैल्शियम आयन की मिकदार कम होना शुरू हो जाएगी, तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, जिसके नतीजे में टेटनी पैदा होती है। टेटनी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मसल्स अकड़ जाते हैं, मसल्स का अकड़ाव हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्लैंड है वो एड्रिनल ग्लैंड है। ये एक पेयर पाया जाता है बॉडी के अंदर, किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है। 2 इसके हिस्से होते हैं। आउटर रीजन इसका कहलाता है कॉर्टेक्स, जैसा कि डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, और इनर रीजन इसका कहलाता है मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स एक हार्मोन पैदा करता है जिसका नाम है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड खून के अंदर वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस को मेंटेन करता है। एड्रिनल मेडुला एड्रेनलिन और एपिनेफ्रीन नाम का हार्मोन पैदा करता है, जो इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है। बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए तैयार रखता है, किस तरीके से रिएक्ट करना है बॉडी में। नेक्स्ट हमारे पास है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज इस हवाले से बहुत अहम है, इंटरेस्टिंग है कि ये दोनों तरीके से काम करता है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी काम करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी काम करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर ये ग्रीन डक्ट आपको नज़र आ रही है, ये डाइजेस्टिव इसके जो ग्लैंड्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो एक्सोक्राइन तौर पर काम करते हैं डक्ट के ज़रिए। पेंक्रियाटिक डक्ट लेबल किया गया है उसको। डक्ट के ज़रिए छोटी आंत में खुराक को हजम करने के लिए एक हार्मोन पैदा करता है जिसे पेंक्रियाटिक एमाइलेज कहते हैं। 9th क्लास में आपने ये पढ़ा था। एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर जो इसके सेल्स काम करते हैं वो येलो कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, उन्हें कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। 2 तरह के हार्मोन्स पैदा करते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन। अब जिस शख्स ने भी अपनी पूरी ज़िंदगी में शुगर नाम की बीमारी सुनी होगी तो उसे इंसुलिन का भी पता होगा। इंसुलिन क्या काम करती है, यानी ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल लेवल तक लाती है, कम करती है। साथ ही साथ ग्लूकागोन एक हार्मोन है जो इंसुलिन के ऑपोजिट काम करता है, यानी ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मिकदार को कम नहीं होने देता, नॉर्मल लेवल तक बढ़ाता है। अगर एक हार्मोन काम नहीं करता, इंसुलिन अपने काम करने में नाकाम हो जाता है, तो ग्लूकागोन तो अपना काम कर रहा है। तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मिकदार बढ़ती रहेगी, उसको कम करने वाला कोई नहीं होगा। इस कंडीशन को कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस। डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से मरीज़ के वज़न में कमी हो जाती है, मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, थकावट का सामना रहता है। अब इसका इलाज किस तरीके से किया जाए? इंसुलिन को दोबारा बॉडी के अंदर मौजूद होना चाहिए, इंसुलिन की प्रोडक्शन को दोबारा बहाल करना चाहिए। तो वो किस तरीके से किया जाए? शुरुआत में इंसुलिन जानवरों से ली जाती थी, मगर अब विद द एडवांसमेंट इन साइंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए हम लोग उसको बैक्टीरियाज वगैरह की मदद से बना रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रिप्रोडक्टिव
जो ग्लैंड्स हैं, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, ऑर्गन्स, उन्हें कहते हैं गॉनिड्स। ये सेक्स हार्मोन्स पैदा करते हैं। मेल के अंदर जो इनके स्ट्रक्चर्स का नाम है टेस्टिस, फीमेल के अंदर इनका नाम है ओवरीज। टेस्टिस का सिंगुलर है टेस्टिस, TESTIS। एक हार्मोन पैदा करते हैं टेस्टोस्टेरोन। इसका काम मेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को उभारना, मिसाल के तौर पर छाती पर बाल, चेहरे पर बाल, आवाज़ में भारीपन आना, कोर्सनेस ऑफ वॉइस। ओवरीज का काम दो हार्मोन्स पैदा करना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को बढ़ाते हैं। फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स मिसाल के तौर पर एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट। आगे है नर्वस डिसऑर्डर्स। दो तरह की होती हैं, वेस्कुलर और फंक्शनल। वेस्कुलर मिसाल के तौर पर नर्वस सिस्टम को जिन ब्लड वेसल से ब्लड सप्लाई किया जा रहा है उनमें अगर रुकावट आ गई है तो उस तरह की बीमारियां वेस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, मिसाल के तौर पर फालिज या पैरालिसिस। फंक्शनल डिसऑर्डर्स ये वो हैं कि नर्व इम्पल्सिस पैदा हो रही हैं, उनकी प्रोडक्शन में एबनॉर्मेलिटी कोई आ गई है तो उसको फंक्शनल डिसऑर्डर्स कहेंगे। एपिलेप्सी या मिर्गी। फालिज एक ही वक्त में एक या एक से ज़्यादा मसल ग्रुप्स अगर अपने काम करने की सलाहियत कम हो जाए, ख़त्म हो जाए तो उसे फालिज कहते हैं। इसकी वजह सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर कोई मसला आ गया, कोई नुकसान हो गया तो उस वजह से भी स्ट्रोक, दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड की जो वेसल हैं वो फट गई हैं तो ब्लड क्लॉट आ गया है उनमें, और पोलियो वायरस की वजह से कोई उसका असर रह गया, कोई पॉइजनस उसका इफ़ेक्ट है तो उस वजह से फालिज हो सकते हैं। एक ही वक्त में पूरे जिस्म में भी हो सकता है, जिस्म की एक साइड पर भी हो सकता है, दोनों बाजुओं और दोनों टांगों में भी हो सकता है। फंक्शनल डिसऑर्डर एपिलेप्सी या मिर्गी ये है, बहुत एबनॉर्मली नर्व इम्पल्सेस पैदा होना शुरू हो जाते हैं तो मरीज़ को फौरी तौर पर दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। सेजर्स। अब सेजर की कंडीशन क्या होती है, मरीज़ में टेम्परेरीली झटके लगते हैं, जिस्म कपकपाता है। अगर तो जवानी की हालत में जवान लोगों में ये चीज़ हो तो उसकी दो वजूहत हो सकती हैं, या तो उसके डेवलपमेंटल टाइम में कोई मसला एबनॉर्मेलिटी रह गई थी, या उसके ख़ानदान में किसी को ये चीज़ चली आ रही है, जेनेटिक मसला। 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में हो तो ब्रेन ट्यूमर हो सकता है उन्हें। सर पर अगर चोट लगे या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शन हो जाए तो किसी भी उम्र के इंसान को मिर्गी हो सकती है। इसका मुकम्मल तौर पर हमारे पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसके मरीज़ों को जो अद्वियात दी जाती हैं वो सिर्फ इसलिए दी जाती हैं या वो इस काम करने में कामयाब हैं कि वो एंटी कन्वल्जेंट होती हैं, एंटी एपिलेप्टिक होती हैं, यानी झटके और दौरे से बचाती हैं या उसके असर को कम से कम करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है, आपका बुक वर्क है कि आपने सारे साइड बॉक्सेस पढ़ने हैं और सारी की सारी बोल्ड टर्म्स जो इन टॉपिक्स में डिस्कस किए वो आपने देखनी है। बेटा ये आपका काम है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा।